गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो हर दिन हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे हैं। आज 5वां क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य विश्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावातिरेक को अनिष्टकर किसने माना है? तो भावातिरेक को अनिष्टकर किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य प्लेटो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रट, भामह, दंडी, उद्भट में से अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो रुद्रट, भामह, दंडी, उद्भट में से अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भामह। तो भामह जो हैं ये अलंकार संप्रदाय के संस्थापक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने काव्यालंकार नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है। तो ये जो हैं अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम के आचार्यों ने भाव दमन को अनिष्टकर माना है। तो किस पश्चिम के आचार्य ने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अरस्तु ने। तो अरस्तु ने जो है भाव दमन को अनिष्टकर माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किसने किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य राजशेखर ने। तो आचार्य राजशेखर ने इसका विभाजन किया है कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है और जो शब्द है त्रिपथ, तो त्रिपथ का अर्थ क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुलारे दीन। तो यहाँ पे जो त्रिपथ शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुलारे दीन। तो यहाँ पे त्रिपथ शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो त्रिपथ का अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा। तो इस पंक्ति में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है? तो ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा। तो इस पंक्ति में जो है किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नदी की धारा का। तो यहाँ पे जो है नदी की धारा का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति दिया गया है तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। अत्यंत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंभन दास। तो कुंभन दास इसके लेखक हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, खास करके संतन को कहा सिकरी सो काम, ये कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं कुंभन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है तो बताना है कि इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बहु बीती थोड़ी रही सौ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचारी के बसी वृंदावन आए। तो यहाँ पे किस कवि का उल्लेख किया गया है? इसके लेखक कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। बहु बीती थोड़ी रही सौ बीती जाए,
हित ध्रुव बेगी बिचारी के बसी वृंदावन आए। तो इसके कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ध्रुवदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन हैं? ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुकुटधर पांडेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। संशय की एक रात किसकी संशय पर आधारित रचना है? तो संशय की एक रात किसकी संशय पर आधारित रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम के संशय पर। तो राम के संशय पर ये रचना आधारित है, संशय की एक रात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञ। तो अज्ञ इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथ का साथी, हम हशमत, लौट आओ धार तथा मित्र संवाद में से संस्मरण विधा की कृति कौन सी नहीं है? तो पथ के साथी, हम हशमत, लौट आओ धार तथा मित्र संवाद में से संस्मरण विधा की कृति कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मित्र संवाद। तो मित्र संवाद जो है ये संस्मरण विधा के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी पथ के साथी, हम हशमत और लौट आओ धार ये जो है संस्मरण विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास जिसमें औपनिषिक कथा का आधार लिया गया है वो कौन सा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास जो है इसमें औपनिषिक कथा का आधार लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनाम दास का पोथा। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया तथा अमन का राग में से पौराणिक कथा पर आधारित रचना कौन सी नहीं है? तो महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया तथा अमन का राग में से पौराणिक कथा पर आधारित रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमन का राग। ये जो है पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। बाकी महाप्रस्थान, उर्वशी और कनुप्रिया जो है ये पौराणिक कथा पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शिव प्रसाद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है? का नाटक कौन सा है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आम्रपाली। शारदीय गद्य काव्य कृति के लेखक का नाम क्या है? तो शारदीय गद्य काव्य कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमन राजे। तो सुमन राजे जो है इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब तथा अमर वल्लरी में से जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सा नहीं है? तो फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब तथा अमर वल्लरी में से जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमर वल्लरी। इसके लेखक जनेंद्र कुमार नहीं है। बाकी फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब जो है ये जनेंद्र कुमार के अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्लेट सैलाब कहानी के लेखिका का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी जो है इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगदे बसंती चोला नाटक के लेखक कौन है? तो रंगदे बसंती चोला नाटक के लेखक कौन है? तो
तो इसका सही उत्तर होगा आपका भीष्म साहनी। और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नरेश मेहता। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है एक उपन्यास के पात्र के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका का नाम क्या है। कई बार जो है परीक्षाओं में उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखाचित्र, इनके नायकों के नाम जो है कई बार पूछे गए हैं। नायक, नायिकाओं, पात्रों के नाम कई बार पूछे गए हैं। खास करके मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं जैसे कि रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, इनके पात्रों के नाम कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निर्गुनिया। तो निर्गुनिया जो है ये नायिका का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शशि और सरस्वती। तो शशि और सरस्वती जो है ये स्त्री पात्र का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें तथा आधा गांव में से भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें तथा आधा गांव में से देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सीधी सच्ची बातें। ये जो है देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास नहीं है। बाकी झूठा सच, तमस और आधा गांव ये जो है देश विभाजन पर आधारित है। और ये सभी जो है ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आध्यात्म चिंतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कड़ियाँ। तो कड़ियाँ जो है ये भीष्म साहनी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ना आने वाला कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। ये कथन किस आलोचक का है? बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है। तो देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। तो ये कथन जो है किस आलोचक का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। उन्होंने ये कहा है देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी तथा चिंगारियों में से प्रतिबंधित कृति कौन सी रही है? तो भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी तथा चिंगारियाँ में से प्रतिबंधित कृति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भारत भारती। ये जो है प्रतिबंधित कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो लाल पसीना उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अभिमन्यु अनंत। तो अभिमन्यु अनंत जो है ये लाल पसीना के लेखक हैं और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चित्रा मुदगल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैयादास की माड़ी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो मैयादास की माड़ी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भीष्म साहनी, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह कौन सा सही नहीं है? तो निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिंतन मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ रचना के लेखक कौन हैं? तो कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जो हैं इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है रचनाकाल के आधार पर। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो सबसे पहली कृति प्रकाशित हुई थी वो है मृगावती। तो मृगावती का समय है 1503 ईस्वी। फिर प्रकाशित हुई थी पद्मावत, अत्यंत ही प्रसिद्ध ये काव्य है। तो यह प्रकाशित हुई थी 1540 में। फिर प्रकाशित हुई थी चित्रावली। तो चित्रावली का समय है 1613। और फिर प्रकाशित हुई थी इंद्रावती। तो इंद्रावती का समय है 1744। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मृगावती, फिर पद्मावत, फिर चित्रावली और फिर इंद्रावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको प्रकाशन काल के अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी आधा गांव, फिर प्रकाशित हुई थी धरती धन ना अपना, फिर प्रकाशित हुई थी मुर्दा घर, फिर किसानगढ़ के अहेरी। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी आधा गांव, फिर धरती धन ना अपना, फिर मुर्दा घर और फिर किसानगढ़ के अहेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो प्रकाशित हुई थी वो है मछली मर गई। मछली मर गई, फिर महाभोज, फिर पहला गिरमिटिया और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कहानियों के नाम दिए गए हैं, इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो कहानी प्रकाशित हुई थी वो है दुलाई वाली। दुलाई वाली के लेखक हैं बंग महिला। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बंग महिला के कहानी का नाम क्या है? तो वो है दुलाई वाली। इसके बाद प्रकाशित हुई थी ग्राम। तो ग्राम कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर पंच परमेश्वर, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और फिर पाजेब, इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो पहले प्रकाशित हुई थी दुलाई वाली, फिर ग्राम, फिर पंच परमेश्वर और फिर पाजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी बोलती प्रतिमा, फिर प्रकाशित हुई थी अतीत के चलचित्र, फिर प्रकाशित हुई थी समय के पाँव और फिर प्रकाशित हुई थी 10 तस्वीरें। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी बोलती प्रतिमा, फिर अतीत के चलचित्र, फिर समय के पाँव और फिर 10 तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो प्रकाशित हुई थी वो है शब्द और स्मृति। अत्यंत ही प्रसिद्ध ये निबंध संग्रह है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि शब्द और स्मृति के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इसके बाद प्रकाशित हुई थी कला का जोखिम, फिर ढलान से उतरते हुए और फिर शताब्दी के ढलते वर्षों में। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी शब्द और स्मृति, फिर कला का जोखिम, फिर ढलान से उतरते हुए
और फिर शताब्दी के ढलते वर्षों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी रस आखेटक, फिर विषाद योग, फिर महाकवि की तर्जनी और फिर दृष्टि अभिसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आते हैं नरेश मेहता, फिर आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फिर आते हैं ऋतुराज और फिर मदन कश्यप। तो सबसे पहले आते हैं नरेश मेहता, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फिर ऋतुराज और फिर मदन कश्यप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी अशोक के फूल। तो अशोक के फूल जो है ये प्रकाशित हुई थी 1948 में। फिर विचार और वितर्क ये प्रकाशित हुई थी 1949 में। फिर प्रकाशित हुई थी कुटज, तो कुटज प्रकाशित हुई थी 1964 में। और फिर प्रकाशित हुई थी आलोक पर्व, इसका समय है 1972। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी अशोक के फूल, फिर विचार और वितर्क, फिर कुटज और फिर आलोक पर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी बलछनमा, फिर मैला आंचल, फिर बहती गंगा और फिर जल टूटता हुआ। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी बलछनमा, फिर मैला आंचल, फिर बहती गंगा और फिर जल टूटता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो अत्यंत ही प्रसिद्ध हुए थे हिंदी साहित्य में, तो उनसे जुड़े प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है। उनके उपन्यासों के पात्रों के बारे में, उनके उपन्यासों के प्रकाशन वर्षों के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले प्रकाशित हुई थी वरदान, फिर प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि और फिर निर्मला। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी वरदान उपन्यास, फिर प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि और फिर निर्मला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ महाकाव्यों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास का समय जो है सबसे पहले आता है। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आता है साकेत, इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। फिर प्रकाशित हुई थी कामायनी, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और फिर प्रकाशित हुई थी उर्वशी, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी प्रिय प्रवास, फिर साकेत, फिर कामायनी और फिर उर्वशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ आत्मकथाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है वो अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले जो है वो प्रकाशित हुई थी अर्धकथानक, फिर प्रकाशित हुई थी टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर आज के अतीत और फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी अर्धकथानक, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर आज के अतीत और फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू लाल जी की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है लल्लू लाल जी की कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी सिंहासन बत्तीसी, इसके बाद प्रकाशित हुई थी शकुंतला नाटक, फिर सभा विलास और फिर लाल चंद्रिका।
खास करके लाल चंद्रिका और सिंहासन बत्तीसी जो है ये कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं लल्लू लाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो नीचे जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचना ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। फिर प्रकाशित हुई थी आधुनिक साहित्य, फिर प्रकाशित हुई थी रस सिद्धांत और फिर रीति और शैली। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, फिर आधुनिक साहित्य, फिर रस सिद्धांत और फिर रीति और शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कहानियों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में लेखकों के बारे में। तो कौन सा कहानी किस लेखक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले एक और जिंदगी। तो एक और जिंदगी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। फिर सर्पदंश, तो सर्पदंश के लेखक हैं रामदरस मिश्र। फिर शरणागत, तो शरणागत के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। और फिर विपात्र, तो विपात्र के लेखक हैं मुक्तिबोध। तो एक और जिंदगी के लेखक हैं मोहन राकेश, सर्पदंश के लेखक हैं रामदरस मिश्र, शरणागत के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा और विपात्र के लेखक हैं मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में छंदों के बारे में। तो कौन सी पंक्ति जो है किस छंद के अंतर्गत आती है बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। तो ये किस छंद के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दोहा। तो ये जो है दोहा छंद के अंतर्गत आता है। इसके बाद राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही। तो राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। तो ये जो है सवैया छंद के अंतर्गत आता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। जानत है वो सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। ये किस छंद के अंतर्गत आता है। तो जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। तो ये जो है चौपाई छंद के अंतर्गत आता है। और फिर अधर लगे हैं आनी करिके प्रयास प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। तो अधर लगे हैं आनी करिके प्रयास प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। तो ये जो है कवित छंद के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कृतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में रचनाकारों के नाम। ये सभी जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अत्यंत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं। तो सबसे पहले आता है एसेज ऑन क्रिटिसिज्म। तो एसेज ऑन क्रिटिसिज्म के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं मैथ्यू आर्नल्ड। फिर एस्थेटिक, तो एस्थेटिक के लेखक हैं क्रोचे। फिर फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, तो फिलोसफी ऑफ रिटोरिक के लेखक हैं I.A. रिचर्ड्स। और फिर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, इसके लेखक कौन है। अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, तो इसके लेखक हैं रेवेनेलेक। तो सबसे पहले आता है एसेज इन क्रिटिसिज्म, इसके लेखक हैं मैथ्यू आर्नल्ड। एस्थेटिक के लेखक हैं क्रोचे। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक के लेखक हैं I.A. रिचर्ड्स। और अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, इसके लेखक हैं रेवेनेलेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में आलोचना ग्रंथों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में लेखकों के बारे में। तो कौन सा आलोचना ग्रंथ जो है किस लेखक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले श्रृंगार प्रकाश, इसके लेखक कौन है। श्रृंगार प्रकाश, तो इसके लेखक हैं भोजकवि। फिर व्यक्ति विवेक, इसके लेखक कौन है। व्यक्ति विवेक, तो इसके लेखक हैं महिम भट्ट। फिर चित्र मीमांसा, इसके लेखक कौन है। चित्र मीमांसा, तो इसके लेखक हैं अप्पय दीक्षित। और फिर रस मंजरी, इसके लेखक हैं भानुदत्त। तो श्रृंगार प्रकाश के लेखक हैं भोज। व्यक्ति विवेक के लेखक हैं महिम भट्ट। चित्र मीमांसा के लेखक हैं अप्पय दीक्षित।
और रस मंजरी के लेखक हैं भानुदत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में संप्रदायों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में कवियों के बारे में। तो कौन सा कवि किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले कवि आते हैं बिहारी। तो बिहारी जो हैं ये राधा वल्लभ संप्रदाय के अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह, ये जो हैं खालसा संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद शेख फरीद, ये जो हैं सूफी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और फिर प्राणनाथ, ये जो है प्रणामी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले बिहारी जो हैं ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये खालसा संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। शेख फरीद जो हैं ये सूफी संप्रदाय के कवि हैं। और प्राणनाथ जो है ये प्रणामी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में हिंदी सेवी कवियों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में उनके मूल स्थान के बारे में, यानी कि वो कहाँ से आते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जो हैं ये आयरलैंड से आते हैं, आयरलैंड। फिर फेडरिक पिनकाट, ये जो हैं इंग्लैंड से आते हैं। फिर वरानिकोव, ये जो हैं रूस से आते हैं। और फिर अभिमन्यु अनंत, ये जो हैं मॉरिशस से आते हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं ये आयरलैंड से आते हैं। फेडरिक पिनकाट जो हैं ये इंग्लैंड से आते हैं। वरानिकोव जो हैं ये रूस से आते हैं। और अभिमन्यु अनंत जो हैं ये मॉरिशस से आते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पुरस्कारों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में पुरस्कृत साहित्यकारों के बारे में। तो कौन सा पुरस्कार किस साहित्यकार को प्राप्त हुआ था ये बताना है। तो सबसे पहले प्रथम देव पुरस्कार ये प्राप्त हुआ था दुलारे लाल भार्गव को। इसके बाद मंगला प्रसाद पारितोषिक ये प्राप्त हुआ था जयशंकर प्रसाद को। फिर प्रथम भारत भारती ये प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा को। और फिर व्यास पुरस्कार ये प्राप्त हुआ था अमरकांत को। अमरकांत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2011 में। तो फिर से पढ़ते हैं। प्रथम देव पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ था दुलारे लाल भार्गव को। मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है ये प्राप्त हुआ था जयशंकर प्रसाद को। प्रथम भारत भारती जो है ये प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा को। और 2011 में व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार प्राप्त हुआ था अमरकांत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में रचनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में दोहरे शीर्षक, यानी कि इनके दूसरे नाम क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले तीसरी कसम, इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो तीसरी कसम का दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। फिर बिगाड़े का सुधार, इसका दूसरा नाम है सती सुख देवी। इसके बाद रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदय भान चरित। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खान और इसका दूसरा नाम है उदय भान चरित। और फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका दूसरा नाम है देवबाला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो तीसरी कसम का दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। बिगाड़े का सुधार का दूसरा नाम है सती सुख देवी। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदय भान चरित। और ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका दूसरा नाम है देवबाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कवियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में आश्रयदाताओं के नाम। तो कौन से कवि किस आश्रयदाता राजा के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आते हैं मतीराम, ये जो हैं ये बूंदी राजा भाव सिंह के अंतर्गत आते हैं। फिर पद्माकर, तो पद्माकर कवि जो हैं ये नागपुर महाराज रघुनाथ राव के आश्रित कवि हैं। फिर रत्नाकर जो हैं ये अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के आश्रय कवि हैं। और फिर भिखारीदास, तो भिखारीदास जो हैं ये प्रतापगढ़ के अधिपति हिंदुपति सिंह के आश्रय कवि हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। मतीराम जो हैं ये बूंदी राजा भाव सिंह, इनको आप नोट कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है कि मतीराम के आश्रय
दाता राजा कौन है? तो वो हैं बूंदी राजा भाव सिंह। पद्माकर जो हैं ये नागपुर महाराज रघुनाथ राव के आश्रित कवि हैं। रत्नाकर जो हैं ये अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के आश्रित कवि हैं। और फिर भिखारीदास जो हैं ये प्रतापगढ़ के अधिपति हिंदूपति सिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में कृतियों के बारे में। तो कौन सी पंक्ति जो है किस कृति के अंतर्गत आती है बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। ये किस कृति के अंतर्गत आता है? तो अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। तो ये जो है अंधेरे में कृति के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं मुक्तिबोध इसके लेखक हैं। इसके बाद हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, ये जो है कामायनी काव्य के अंतर्गत आती है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, ये कामायनी के अंतर्गत आती है। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर स्थिर समर्पण है हमारा, ये जो है नदी के द्वीप काव्य के अंतर्गत आती है। स्थिर समर्पण है हमारा नदी के द्वीप के अंतर्गत आती है। और फिर आप अपने से उगा में, तो आप अपने से उगा में जो है ये कुकुरमुत्ता के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनको आप नोट कर लीजिए। पंक्तियों के नाम जो है, पंक्तियों के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहपा का संबंध किस साहित्य से है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सरहपा का संबंध जो है ये किस साहित्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्ध साहित्य। तो सरहपा जो है ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास, कुंभनदास, नंददास तथा सुंदरदास में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इनमें से अष्टछाप के कवि के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुंदरदास। तो सुंदरदास जो हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। बाकी सूरदास, कुंभनदास और नंददास जो हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी कवि किस सिद्ध के अंतर्गत आते हैं या किस रीति के अंतर्गत आते हैं? तो बिहारी जो हैं ये किस श्रेणी के कवि माने जाते हैं रीतिकाल के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रीति सिद्ध। तो ये जो है रीति सिद्ध के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। तो प्रेमचंद जो हैं ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खजन नयन में जीवन का चित्रण किस प्रकार से किया गया है या किसका चित्रण किया गया है? तो अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में जीवन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूरदास। तो कवि सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है खजन नयन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की काव्य धारा पर दिखाई देता है। तो ये किस आधुनिक काल के वाद के अंतर्गत आता है? तो अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद काव्य का प्रभाव जो है हिंदी के किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छायावाद। तो पाश्चात्य देशों में जैसे स्वच्छंदतावाद का प्रभाव है उसी प्रकार से जो है यहाँ पर छायावाद का प्रभाव दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये पंक्ति जो है कहाँ से उद्घृत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो उपयुक्त पंक्तियाँ जो है कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति काव्य से ये ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रस आखेटक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुबेर नाथ राय। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हरिशंकर परसाई की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जीभ पर सवार झल्लियाँ जो हैं इसके लेखक हरिशंकर परसाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बूंद सहसा उछली किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बूंद सहसा उछली जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है यात्रा वृतांत के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संकलन ये किसने किया है? तो आलोचक के मुख से व्याख्याओं का या व्याख्यानों का संकलन जो है किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह ने। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आलोचक के मुख से, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय देवता कविता के लेखक कौन है? तो समय देवता कविता के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नरेश मेहता इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जैक देरिडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी में से मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी में से मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये जो हैं ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं माने जाते। बाकी शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र और प्रकाश चंद्र गुप्त जो हैं ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है अत्यंत ही प्रसिद्ध निबंध है। तो इसके लेखक कौन है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यानिवास मिश्र और ये जो है निबंध विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की मानी जाती है। तो कौन सी आलोचना कृति जो है विजयदेव नारायण शाही की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही और गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए और बी बिल्कुल सही है, परंतु बी आपका गलत है कि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आती है। ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वो सही और गलत है? तो इनमें से दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही और गलत है? तो यहाँ पे दोनों कथन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की विशेषताएं क्या है? तो छायावाद की जो है विशेषताएं यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका छायावाद जो है ये आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है। इसमें साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण तथा छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं छायावाद के कि आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति इसमें मिलती है, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह मिलता है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण तथा छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। तो ये सभी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी गीतावली। तो गीतावली का समय है 1628 संवत। फिर रामचरितमानस, इसका प्रकाशन समय है संवत 1631। फिर प्रकाशित हुई थी दोहावली। तो दोहावली का समय है 1640 संवत। और फिर विनय पत्रिका, इसका समय माना गया है संवत 1639। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी गीतावली, फिर रामचरितमानस, फिर दोहावली और फिर विनय पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ द्विवेदी युगीन कवियों के नाम दिए गए हैं, इनको जन्म तिथि के अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक, इनका समय माना गया है 1859 से 1928 ईस्वी तक। फिर आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, इनका समय माना गया है 1865 से 1947। फिर आते हैं मैथिली शरण गुप्त, इनका समय माना गया है 1886 से 1964। और फिर आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, इनका समय माना गया है 1889 से 1962। तो सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, फिर मैथिली शरण गुप्त और फिर राम नरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ आधुनिक हिंदी के कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही प्रकाशन काल के अनुसार सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी यशोधरा। तो यशोधरा का समय है 1932 1932। फिर प्रकाशित हुई थी कनुप्रिया। कनुप्रिया जो है ये प्रकाशित हुई थी 1959 में। फिर प्रकाशित हुई थी उर्वशी। तो उर्वशी का समय है 1961। और फिर प्रकाशित हुई थी आत्मजयी, इसका समय है 1965। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी यशोधरा, फिर कनुप्रिया, फिर उर्वशी और फिर आत्मजयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ पाश्चात्य विद्वानों के नाम दिए गए हैं, इनको इनके जन्म के अनुसार जो है सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आते हैं अरस्तु, सबसे पहले आते हैं प्लेटो। तो प्लेटो का समय है 384 ईस्वी ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, इनका समय है। फिर आते हैं अरस्तु। तो अरस्तु का समय है 424 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। फिर आते हैं लोंजाइनस, इनका समय है 3री शताब्दी। और फिर आते हैं कॉलरिज, इनका समय है 1772 से 1834 ईस्वी तक। तो सबसे पहले आते हैं प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर लोंजाइनस और फिर कॉलरिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, इनको इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कवि वचन सुधा, इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कवि वचन सुधा का समय है 1867। फिर प्रकाशित हुई थी सरस्वती। तो सरस्वती का समय माना गया है 1900 को जो है इसका प्रकाशन समय है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद चांद का समय माना गया है 1928। और फिर प्रकाशित हुई थी हंस। तो हंस का समय माना गया है 1930। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कवि वचन सुधा, फिर सरस्वती पत्रिका, फिर चांद और फिर हंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी झूठा सच। तो झूठा सच का समय है 1958 ईस्वी, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। इसके बाद प्रकाशित हुई थी आधा गांव, इसका समय माना गया है 1966। फिर प्रकाशित हुई थी तमस का समय माना गया है 1973। और फिर प्रकाशित हुई थी सूखा बरगद, इसका समय माना गया है 1986। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी झूठा सच, फिर आधा गांव,
फिर तमस और फिर सूखा बरगद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, इनको इनके जन्म के अनुसार जो है सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आते हैं चिंतामणि। तो इस क्रम के अनुसार सबसे पहले आते हैं कवि चिंतामणि। इनका समय माना गया है 1509। फिर आते हैं केशव दास। तो केशव दास का समय है 1555 से 1617 इनका समय है। फिर आते हैं बिहारी लाल। तो बिहारी का समय है 1595 से 1663 ईस्वी जो है ये बिहारी का समय है। और फिर पद्माकर। तो पद्माकर कवि का समय है 1753 से 1833। तो सबसे पहले आते हैं चिंतामणि, फिर केशव दास, फिर बिहारी और फिर पद्माकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रमुख काव्यों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास का समय माना गया है 1914। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद झरना। तो झरना का समय माना गया है 1918। फिर राम की शक्ति पूजा, इसका समय माना गया है 1936। और फिर प्रकाशित हुई थी लोकायतन। तो इसका समय माना गया है 1964। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी प्रिय प्रवास, फिर झरना, फिर राम की शक्ति पूजा और फिर लोकायतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सबसे पहले जो पंक्ति है वो है घून खाए शहतीरों पर। तो धून खाए सहतीरों पर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नागार्जुन। एक बीते के बराबर, इसके लेखक कौन है? एक बीते के बराबर। तो इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। फिर किंतु हम है द्वीप, इसके लेखक कौन है? किंतु हम है द्वीप। तो इसके लेखक हैं अज्ञ। और फिर भूख से रिरियाती हुई, ये अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भूख से रिरियाती हुई, इस पंक्ति के लेखक हैं धूमिल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सूची में संपादकों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में पत्रिकाओं के नाम। तो कौन से पत्रिका के संपादक कौन है ये बताना है। तो सबसे पहले पत्रिका है समाचार सुधावर्षण। तो इसके संपादक का नाम है श्याम सुंदर सेन। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो समाचार सुधावर्षण के लेखक हैं श्याम सुंदर सेन। फिर प्रजा हितैषी। तो प्रजा हितैषी के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। फिर कवि वचन सुधा, इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और फिर आनंद कादम्बिनी, इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो समाचार सुधा वर्षण के लेखक हैं श्याम सुंदर सेन। प्रजा हितैषी के संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। कवि वचन सुधा के लेखक संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में उनके प्रकाशन वर्ष। तो किस वर्ष कौन सी पत्रिका जो है वो प्रकाशित हुई थी ये बताना है। तो सबसे पहले सार सुधा निधि, इसका समय क्या है? सार सुधा निधि। तो इसका समय है 1879। फिर बंगदूत। तो बंगदूत का समय माना गया है 1829, 1829। फिर भारत मित्र, इसका समय माना गया है 1877। और फिर हंस, इसका समय माना गया है 1930। तो सबसे पहले सार सुधा निधि, इसका समय माना गया है 1879। फिर बंगदूत, इसका समय माना गया है 1829। फिर भारत मित्र का समय माना गया है 1877। और हंस पत्रिका का समय माना गया है 1930। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सूची में आलोचनात्मक कृतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो कौन सा आलोचनात्मक कृति जो है किस लेखक ने लिखा है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है दूसरी परंपरा की खोज। ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, कई बार पूछा गया है। तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं डॉक्टर नामबर सिंह। फिर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी। और फिर नया साहित्य नए प्रश्न, इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का आदिकाल के अलावा जो है इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का विकास भी लिखा है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कथनों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में लेखकों के बारे में। तो कौन सा कथन किस लेखक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, ये कथन किसका है? तो करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, ये कथन किसका है? तो मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके अलावा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। और भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये कथन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कृतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में विधाओं के नाम। तो कौन सी कृति जो है किस विधा या किस साहित्यिक रूप के अंतर्गत आती है ये बताना है। तो सबसे पहले लहरों के राजहंस, अत्यंत ही प्रसिद्ध ये रचना है, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत मानी जाती है, लहरों के राजहंस। इसके बाद आधा गांव, आधा गांव जो है ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा तुम चंदन हम पानी, ये जो है निबंध विधा के अंतर्गत आती है। और फिर मुर्दहिया, ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो लहरों के राजहंस जो है ये नाटक, आधा गांव जो है उपन्यास, तुम चंदन हम पानी जो है ये निबंध, और मुर्दहिया जो है ये आत्मकथा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में उपन्यासों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में पात्रों के नाम। तो सबसे पहले उपन्यास पढ़ते हैं गबन। तो गबन जो है इसका जो एक महत्वपूर्ण पात्र है वो है जालपा। तो जालपा जो है ये गबन उपन्यास के पात्र है। इसके बाद भुवन, तो भुवन जो है ये नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है। इसके बाद डॉक्टर प्रशांत, ये जो है मैला अंचल का पात्र है। और फिर निपुणिका, ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो जालपा जो है ये गबन, भुवन नदी के द्वीप, डॉक्टर प्रशांत मैला अंचल, और निपुणिका जो है ये बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्र है। और ये सभी जो है ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि नदी के द्वीप या गबन जो है ये किस विधा के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सूची में पात्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में नाटकों के नाम। तो कौन से पात्र किस नाटक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले सिंहरण, तो सिंहरण जो है ये चंद्रगुप्त नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, सिंहरण। फिर युयुत्सु, तो ये जो है अंधा युग नाटक का पात्र है। इसके बाद जुनेजा, जुनेजा जो है ये आधे अधूरे नाटक का पात्र है। और फिर दक्ष, एक कंठ विष पाई नाटक का पात्र है। तो सिंहरण जो है ये चंद्रगुप्त, युयुत्सु जो है ये अंधायुग, जुनेजा जो है ये आधे अधूरे, और दक्ष जो है ये एक कंठ विष पाई का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में आचार्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में सिद्धांतों के नाम। तो कौन सा सिद्धांत जो है किस आचार्य के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले आरोपवाद, तो इसके आचार्य कौन है? आरोपवाद, तो इसके आचार्य हैं भट्ट लोलट। इसके बाद अनुमितिवाद, तो अनुमितिवाद के आचार्य हैं संकुक। इसके बाद अभिव्यक्तिवाद, तो अभिव्यक्तिवाद के आचार्य हैं अभिनव गुप्त। इसको जो है अभिव्यंजनावाद भी कहा जाता है। इसके दो नाम हैं, अभिव्यक्तिवाद और अभिव्यंजनावाद। तो दोनों ही सही हैं। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है तो आप
दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। और इसके बाद भुक्तिवाद, तो भुक्तिवाद जो है इसके आचार्य हैं भट्टनायक। तो आरोपवाद के आचार्य हैं भट्टलोलट, अनुमितिवाद के आचार्य हैं शंकुक, अभिव्यक्तिवाद के आचार्य हैं अभिनव गुप्त और भुक्तिवाद के आचार्य हैं भट्टनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में आचार्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कालखंड। तो कौन से आचार्य किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो सबसे पहले भामह, तो आचार्य भामह जो हैं ये 6ठी सदी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र जो हैं ये 11वीं सदी के अंतर्गत आते हैं। फिर विश्वनाथ, ये जो हैं ये 14 सदी के अंतर्गत आते हैं। और फिर पंडित राज जगन्नाथ, ये जो हैं 17वीं सदी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले भामह ये 6ठी सदी के अंतर्गत आते हैं। क्षेमेंद्र जो हैं ये 11वीं सदी के अंतर्गत आते हैं। विश्वनाथ जो हैं ये 14 सदी के अंतर्गत आते हैं। और पंडित राज जगन्नाथ ये जो हैं 17वीं सदी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा, बरवे, कुंडलिनी तथा सवैया में से अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोहा, बरवे, कुंडलियाँ तथा सवैया में से अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दोहा। तो दोहा जो है ये अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा छत्तीसगढ़ी में से आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अवधी, खड़ी बोली, ब्रज तथा छत्तीसगढ़ी में से आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? आगरा में जो है कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज। तो ब्रज बोली जाती है आगरा में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। हमने जो पहले क्लास किए थे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने 1000, 2000 ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर क्लास किए हैं। इसके अलावा हमने वन लाइनर क्लास भी किया है, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा और भी जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो विधाएं हैं, आधुनिक काल के नाटक, कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।